हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने देखा था, ठीक है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, ठीक है, नोमेनक्लेचर और प्यूरिफिकेशन टेक्निक। प्यूरिफिकेशन टेक्निक जो है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप उसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, डायग्रामेटिक समझिएगा जैसे मैंने बताया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अपने मन से करोगे तो फिर दिक्कत आएगा। तो जैसे जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है, वैसे वैसे उसको आप करते जाओगे, आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है बेटा। तो आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है बेटा, बैकबोन है। अगर इस चैप्टर को तुमने अगर अच्छे से कंसेप्ट बनाया इस चैप्टर पे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का जो सिलेबस है आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, वो एकदम इजी चला जाएगा। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, ये सेंटर है, इसी सेंटर के अराउंड पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवॉल्व करेगा। तो दिस चैप्टर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन का मतलब समझ रहे हो, रीढ़ की हड्डी। अगर वो नहीं है तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। उसी तरह ये चैप्टर जो है, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम GOC से नाम से जानते हैं शॉर्ट टर्म में, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म। ये दो पार्ट में हम पढ़ाएंगे आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। और ये दोनों यानी हेडिंग आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 का, पार्ट 1 में रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हो। तो आज इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे एंड आई होप आप कभी भी इस टॉपिक को देखोगे तो आप नोटबुक लेकर बैठोगे, नोट डाउन करोगे, एवरी एंड ईच पॉइंट को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हमने बताया क्या, दिस इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इसको अच्छी तरह तुम अगर मगअप किए, अच्छी तरह इसको कैप्चर किए, तो आगे आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ क्यों बन जाता है? टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि आपका कंसेप्ट नहीं रहता है। आप रटोगे, कितने रिएक्शन रटोगे, 100, 200, 300, 1000 ऑफ वेरिएशन किया जा सकता है, मिलियन टाइम वेरिएशन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जा सकता है। तो ये जो चैप्टर है वही आपको डिसाइड करेगा कि जो वेरिएशन से क्रिएट हो रहा है, तो नया कंसेप्ट क्या लगाएंगे कि हमारा जो उस कंसेप्ट पे उसका आंसर हम डिराइव कर लें। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप इसको अच्छे से बेटा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये हर जगह अच्छे से भी नहीं पढ़ाया जाता है, सुपरफिशियली पढ़ा दिया जाता है और बच्चों को रटने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 25% आप रट सकते हो, 75% आपको कंसेप्ट पे जाना होगा। अगर आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो 12th करने के बाद सबसे टफ सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता है। इवन मैथ से भी ज़्यादा, इवन फिजिक्स से भी ज़्यादा। जो बच्चे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं हो पाता है, उनको अगर पूछोगे तो कहोगे कि नहीं आता है मुझे। अब बिल्कुल नहीं आता है, ये मैंने एनालाइज किया है। इवन जो रिपीटर बैच है, जो रिपीटर स्टूडेंट है, जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक नहीं समझ में आया है, वो बाद में नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आप इसको अच्छे से 1 by 1 स्टेप समझिए और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा उसी तरह आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। बिकॉज अपना नोट्स अपना ही होता है, ठीक है। तो हेडिंग क्या पड़ेगा बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे GOC, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट 1 है,
क्या है बेटा, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, और इसी को इसके हेडिंग में पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, पार्ट वन। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लेंदी टॉपिक है ये, कम से कम चलेगा, ज़्यादा टाइम चलेगा, आपको इसमें सेचुरेट नहीं होना पड़ेगा, इंटरेस्ट आएगा, शुरू में थोड़ा लगेगा कि क्या है, बट बाद में आपको जैसे जैसे कंसेप्ट बनते जाएगा आपको इंटरेस्ट आते जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जीओसी जिसको तुम बोलो देख पाओगे, नेट यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी तुम पाओगे जीओसी पार्ट 1, सब लोग एक ही में पढ़ाते हैं, बट मेरा जो फंडा है थोड़ा डिफरेंट है, मैं जीओसी को 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो पार्ट 1 की स्टार्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, तो होता क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें क्या होता है, रिएक्शन प्रोडक्ट मिलता है तुमको, यानी एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन में होता क्या है बेटा, एक रिएक्टेंट होगा और इस रिएक्टेंट से क्या बना है बेटा, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और सॉल्वेंट होगा, सुटेबल सॉल्वेंट होगा, और टेम्परेचर प्रेशर किसी किसी रिएक्शन में होगा नहीं होगा, रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। तो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही एक कंसेप्ट है कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सबको पता है कि रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, कि रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ओके, अब देखो बेटा, इस रिएक्शन की बात करें, रिएक्टेंट की बात करोगे तो रिएक्टेंट के में एक क्या होता है बेटा, सबस्ट्रेट, दूसरा क्या होगा बेटा, रीजेंट। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट, और टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो रिएक्शन होगा या तो ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट से जाए, या ये रिएक्शन इंटरमीडिएट से जाए। ठीक, इन दोनों से जाने के बाद पास करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, प्रोडक्ट। तो दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, यही होता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबस्ट्रेट, रीजेंट, सॉल्वेंट या तो ट्रांजिशन स्टेट से पास करे या उसकी इंटरमीडिएट से पास करे तो प्रोडक्ट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन पीरियड तुमको पता ही होगा, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो स्पेस होता है, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। और या तो ट्रांजिशन स्टेट बने, अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, तो 1 by 1 अगर हम बात करें यहां पे बेटा, तो होता है क्या, होता यह है कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। रिएक्शन की बात करोगे तो क्या होगा बेटा, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, एंड यहां क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो इस सबस्ट्रेट और रीजेंट का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, इस सबस्ट्रेट और रीजेंट का बॉन्ड ब्रेक होगा
और प्रोडक्ट में क्या होगा, एक नया बॉन्ड मिलेगा, यानी इन दोनों से डिफरेंट मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो यही चीज है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में यही चीज होता है। क्या क्या, सबस्ट्रेट, रीजेंट, सॉल्वेंट और टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन दिया रहेगा, या तो ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा, या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट से जाएगा, और या दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट। अब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हो, जहां पे एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो। तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो, तो अगर हम बात करें यहां पे सबस्ट्रेट और रीजेंट का ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, मतलब कि इनका बॉन्ड का ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और यहां पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अब बॉन्ड फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो तो यहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। स्टेप वाइज स्टेप हम बता रहे हैं। इस रीजेंट में, यानी कि इस रीजेंट के टू पार्ट हैं, एक सबस्ट्रेट है और इस रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ दिस रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। इस रिएक्टेंट के दो पार्ट होते हैं, सबस्ट्रेट और रीजेंट, ठीक है। सबस्ट्रेट और रीजेंट, ठीक, इनका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और इसके थ्रू जाएगा, या तो ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करे, या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को फॉलो करो और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब हमने बोला ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, यानी इनका बॉन्ड का ब्रेकिंग होना, ठीक है। इस बॉन्ड का ब्रेकिंग होना, तो बॉन्ड बनता किससे है बेटा, बॉन्ड बनता है किससे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। यानी कि क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, उस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ेंगे। यानी कि ब्रेकिंग की बात करोगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, इस रिएक्शन को देखने से पहले, इन सब को देखने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। यानी कि वह कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद उनका क्या इफेक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कराएंगे कि नेगेटिव चार्ज डेवलप कराएंगे। यानी ओवरऑल जो खेल है यहां पे वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। पूरा इलेक्ट्रॉन का खेल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा तो क्या होगा, इधर जाएगा तब क्या होगा, यही सब सीखना है। और ये सब अगर तुम कॉन्सेप्ट में बना दिए तो रिएक्शन अपने आप तुम करोगे, यानी कि रटने की जरूरत नहीं होगा। तुम सबस्ट्रेट देखोगे, रीजेंट देखोगे, ठीक है। अब हम कहेंगे कि सबस्ट्रेट होता क्या है, तो सबस्ट्रेट होता क्या है और रीजेंट क्या है। अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की, तो सबस्ट्रेट इज द स्पीसीज एट विच रिएक्शन इज परफॉर्म। यानी सबस्ट्रेट वह उसको बोलेंगे जहां पर रिएक्शन होगा, जहां पर रिएक्टिव साइट होंगे, दैट इज द सबस्ट्रेट। रीजेंट वह होता है जो उस सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। ये रीजेंट कई तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा वाले, या न्यूट्रल हो सकते हैं। तो सबस्ट्रेट, रीजेंट, ट्रांजिशन स्टेट या रिएक्शन इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन की बात है। और इस ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करोगे तो हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। सबस्ट्रेट की अगर बात करो बेटा, तो सबस्ट्रेट वह सब हैं जो तुम्हारा चैप्टर है। जैसे मान लो एल्केन चैप्टर है, तो एल्केन इज द सबस्ट्रेट। एल्कीन चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है, एल्काइन है, दिस इज द सबस्ट्रेट। एल्किल हैलाइड है, सबस्ट्रेट। एल्डिहाइड है, सबस्ट्रेट। कीटोन है,
तो जिस नाम से आपका चैप्टर है वो सब सबस्ट्रेट है। अब हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, रीजेंट के बारे में। ठीक है, रीजेंट क्या होता है, सॉल्वेंट का क्या रोल है, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में डिफरेंस है। ट्रांजिशन स्टेट यानी कि वह स्टेट होता है जहां पे साइमल्टेनियसली एक अगर ये इस पर अटैक करे तो दूसरा उसी के रेट से बाहर निकले, तो दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट, यानी एक के बाद एक हो साइमल्टेनियसली। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि वो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, उस रिएक्शन के अंदर बना होगा, अलग एक स्पीसीज होगा, ठीक है, अलग एक स्पीसीज होगा, देन वो फर्दर रिएक्ट किया होगा, तो दैट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट और ये ट्रांजिशन स्टेट, इसको तुम बाहर कर सकते हो बट इसको हम ट्रांजिशन स्टेट को निकाल नहीं सकते हैं। ये वन बाय वन कंसर्टेड रिएक्शन जहां पे होता है, एक के बाद एक, कोई हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, एक साइड से बॉन्ड का बनना, दूसरे साइड से बॉन्ड को ब्रेक होना, दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या होगा, इसमें एक न्यू स्पीसीज बनेगा, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं बट इसके बनने के बाद तब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो दैट इज द होल अबाउट ऑफ व्हाट, रिएक्शन, सबस्ट्रेट, रीजेंट। ठीक है बेटा, तो आप यहां पे इसको लिख सकते हो, इसको कॉपी पे उतारो फटाक से। ठीक है बेटा, इसको उतारो, सबस्ट्रेट, रीजेंट, सॉल्वेंट, ट्रांजिशन स्टेट। उतार लिए। अब यहां पे लिखो क्या कि सबस्ट्रेट होता क्या है। ठीक है, it is a chemical species, it is a chemical species which reacts with reagent to generate product। ठीक है, it is a chemical species which react with reagent to generate product। ठीक है बेटा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, रीजेंट। इट इज ए केमिकल स्पीसीज which attack or bind with substrate molecule, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट हो गया, रीजेंट हो गया। ओके बेटा, सॉल्वेंट का क्या रोल है, तो होता क्या है, रिएक्शन होगा कैसे, कोई इंटरमीडिएट चाहिए यानी उन दोनों के पास लाने वाला। होता क्या रिएक्शन में, मॉलिक्यूल कोलाइड्स करते हैं, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये कहाँ होगा, ये किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में होगा। कभी सॉल्वेंट नहीं भी दिया रहेगा, दिया भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन का बहुत सारा रूप है, सॉलिड स्टेट में भी रिएक्शन होता है तो वहाँ सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो सॉल्वेंट का क्या रोल है, सॉल्वेंट का रोल है कि इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और रीजेंट मॉलिक्यूल को
आपस में लड़ाना, एक सॉल्वेंट में दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों एक दूसरे से कोलाइड होंगे, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, यानी सब खेल क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज माइनस चार्ज डेवलप होगा, और जब प्लस चार्ज माइनस चार्ज डेवलप होगा तो प्लस चार्ज पे माइनस वाला अटैक करेगा, माइनस पे प्लस वाला अटैक करेगा, दैट इज द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन में ओवरऑल यही होता है, सबस्ट्रेट हो गया, रिएजेंट हो गया। सॉल्वेंट का रोल क्या है बेटा, तो उसको भी हम बताएंगे, डिटेल में सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे एक्चुअल में रिएक्शन क्या है, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता है, ठीक है बेटा, तो रिएक्शन की बात करोगे, दिस इज द सबस्ट्रेट रिएजेंट, दोनों के बीच इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड is known as chemical reaction, chemical reaction, formation of यानी breaking of old bond and formation of new bond is known as chemical reaction। ठीक है बेटा, वन बाय वन हम लोग आगे मूव करेंगे। अब देखो रिएक्शन हमने लिखा था, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो सबस्ट्रेट के बारे में बात पता किए, रीजेंट के बारे में पता किए, रिएक्शन के बारे में पता किए। अब हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म होगा क्या। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करोगे बेटा, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करोगे यानी क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करोगे तो क्या होता है बेटा, द डिटेल स्टडी ऑफ ऑल द स्टेप इन्वॉल्व इन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उस केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है, इंटरमीडिएट भी बनता है, तो उनका जब डिटेल स्टडी करते हैं यानी कि स्टेप वाइज स्टडी करते हैं तो दैट इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, द डिटेल स्टडी ऑफ, यहां पे लिखोगे द डिटेल स्टडी ऑफ all the step involved in the detailed study of all the step involved in transformation of substrate into प्रोडक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड मैकेनिज्म या रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हम वन बाय वन स्टेप सीढ़ी चढ़ रहे हैं। द डिटेल स्टडी ऑफ ऑल द स्टेप इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन का हम क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म। डिटेल स्टडी अगर हम करते हैं स्टेप वाइज स्टेप रिएक्शन में क्या हो रहा है तो दैट इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हमने देखा रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के टू पार्ट सबस्ट्रेट एंड रीजेंट। सबस्ट्रेट क्या होता है जिस पर रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, रीजेंट क्या होता है जो अटैक करता है, ठीक है। उसी तरह अगर बात करोगे यहाँ पे
रिएक्शन क्या होता है? तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, उसका डिटेल स्टडी को दैट इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। ये तो हुआ थियोरेटिकल पोर्शन जो कि एलिमेंट्री है हर इंडिविजुअल स्टूडेंट का जो 11th में गया है, बिकॉज दिस इज न्यू फॉर ऑल। आप सबके लिए एक नया टॉपिक है, एक नया ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़े भी नहीं होगे 10th में, थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन के बारे में पता होगा, बट यहाँ पे आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो उसी को हम ध्यान में रखेंगे। अब हम इन पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए, क्या करेंगे बेटा, कैसे स्टडी करेंगे उसको हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, उसका हम प्लानिंग करेंगे कि हम कैसे मूव करेंगे इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म पे। ठीक है ना बेटा, तो देखो क्या करेंगे हम। तो हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। concept to understand reaction mechanism। ठीक है बेटा, यानी कि कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हमने बोला बॉन्ड का ब्रेकिंग, तो बॉन्ड का ब्रेकिंग होना, ठीक है, यानी कि बॉन्ड का क्लीवेज होना। ब्रेकिंग बोलो या क्लीवेज बोलो, ठीक है, ब्रेकिंग या क्लीवेज। क्लीवेज मतलब क्या होता, तोड़ना, क्लीव करना, और ब्रेकिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जो इसमें पॉइंट होगा बेटा, वो टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, दैट इज द फर्स्ट हेडिंग। यानी कि सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे, क्योंकि वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, उसका क्लीवेज कैसे होगा, यानी कि बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होगा, तभी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा दैट इज द टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। सेकेंड जो होगा वो क्या होगा बेटा, नेचर ऑफ रीजेंट, नेचर ऑफ रीजेंट। ठीक है, नेचर ऑफ रीजेंट, थोड़ा इसको समझिए। हमने बोला सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का बॉन्ड क्लीवेज, फिर नेचर ऑफ रीजेंट। अगर हम बात करें यहां पे बेटा, दैट इज द रिएक्टेंट, यानी दैट इज द सबस्ट्रेट। हमारा क्या था बेटा, सबस्ट्रेट प्लस यहां पे रीजेंट, फिर क्या था बेटा, प्रोडक्ट था, बीच में ट्रांजिशन स्टेट था। ठीक है, सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड सॉल्वेंट, दैट इट्स। यानी कि सबस्ट्रेट और रीजेंट की बात करोगे तो हमने फर्स्ट दिखा टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन का खेल है। अगर मान लो ये ए और बी है, ठीक है बेटा, और ये एक्स एंड वाई है, रीजेंट। ठीक है, तो दिस इज द बॉन्ड ए एंड बी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसके बीच बॉन्ड है, रीजेंट के बीच भी बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जब तक टूटेगा नहीं, यानी कि क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, इसका भी क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा या तो इधर शिफ्ट करे या तो इधर शिफ्ट करे, ये बाद की बात है। तो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, यानी कि अगर ये इधर शिफ्ट करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। ये अगर इधर शिफ्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज, तो दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कंबाइन कर लेंगे,
सपोज करो क्या बन गया, ए एक्स और बी वाई हमारा प्रोडक्ट बना। दो, वन इज द वन एक्स ए एक्स एंड सेकेंड इज द बी वाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, वही हमने बोला कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज एंड नेचर ऑफ रीजेंट। अगर ये मान लो यहां पे, ठीक है, अगर ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है ऐसे, तो ए पे आएगा प्लस चार्ज और बी पे आएगा माइनस चार्ज। अब नेचर ऑफ रीजेंट, तो ए वाले से कौन आएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो माइनस चार्ज है। तो यहां पे कौन आना चाहेगा बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो यहां पे जो वह रीजेंट आएगा उस टाइप का रीजेंट आएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, यानी कि जिस पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तभी प्लस और नेगेटिव बाइंड करेगा। तो दैट इज द नेचर ऑफ रीजेंट। नेचर ऑफ रीजेंट का मतलब कि वह रीजेंट अप्रोच करेगा जहां पे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बने। दैट इज द, अगर ये वाला सबस्ट्रेट ए प्लस में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिच वाला इस पर अटैक करेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण जो क्या होगा, प्लस वाले के पास जाएगा। बिकॉज अगर मान लो हमारा रीजेंट है, तो एक रीजेंट पे एक पास क्या है, प्लस चार्ज है, एक रीजेंट के पास माइनस चार्ज है। तो माइनस माइनस चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दिस आर इज गोइंग टू दिस प्लस एंड दिस इज गोइंग टू दिस। तो नेचर ऑफ रीजेंट, तो सबसे पहले हमने देखा कि टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, ये सबस्ट्रेट और इसका बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज के बाद क्या होगा, डिपेंड करेगा वो क्लीवेज कि नेचर ऑफ रीजेंट क्या है। नेचर ऑफ रीजेंट यानी कि रीजेंट पे प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, और ये सब किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट से। ये सब खेल किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। यानी ओवरऑल इसको समझने के लिए हमको इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड अबाउट द माइग्रेशन यानी ब्रेकिंग ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज रीजेंट। अगर हमको इसका इफेक्ट पता चल गया, वो कौन सा इफेक्ट है, हम कैसे जानेंगे कि ये बॉन्ड का क्लीवेज इधर ही होगा, या कैसे जानेंगे कि इस बॉन्ड का क्लीवेज ऐसे इधर ही होगा, या हम कैसे जानेंगे कि इस पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे जो थर्ड पॉइंट आएगा वो क्या होगा, इफेक्ट। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा, दैट इज द इफेक्ट। ठीक है, वो कौन कौन सा ऐसे इफेक्ट हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो उस इफेक्ट की बात करोगे तो उस इफेक्ट में बेटा थर्ड हम पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट। ठीक है बेटा, इफेक्ट की बात करोगे तो इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इफेक्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्ट में ए जो होगा दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। ए नहीं, वन डालो इसको। ठीक है बेटा, फर्स्ट जो होगा दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत स्लो चल रहे हैं हम आपको समझने के लिए। सेकंड जो इफेक्ट होगा बेटा दैट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। थर्ड जो होगा बेटा दैट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट, नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। थर्ड जो होगा, फोर्थ जो होगा दैट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट।
फिफ्थ जो इफेक्ट होगा रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट। सिक्स जो इफेक्ट होगा दैट इज द एरोमेटिसिटी इफेक्ट। नेक्स्ट जो इफेक्ट होगा स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट एंड नेक्स्ट जो इफेक्ट होगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस इफेक्ट, SIR इफेक्ट जिसको बोलते हैं, SIR इफेक्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो इफेक्ट जाएगा दिस इज द ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट तो ये क्या है बेटा, ये पूरा इफेक्ट है। दैट इज द इफेक्ट जो कि डिसाइड करेगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इस पर तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए तो नो डाउट क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस एडवांस नीट, वहां पे आपसे 100% करेक्ट होने वाला है। अगर इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए एकदम ऐसे चुटकियों में बजेगा। और कैसे बजेगा, जब इस पर आप पूरा कॉन्सेप्ट बनाओगे तो। हम पूरे डिटेल में जाएंगे इस पर, बिकॉज अगर हम इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं तो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा, आपको रटना पड़ेगा। रटना इन द सेंस कितना रिएक्शन रटोगे, मर जाओगे। मर जाओगे रटते रटते रटते। आज रटोगे कल सफा हो जाएगा। दिन को पढ़, रात को पढ़ा, दिन को सफा। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितना जल्दी आता है, जिस रेट से आता है उसके 5 टाइम रेट से बाहर जाता है। ये मैं आज कह रहा हूं, आप फील करना। फील करना नहीं, फील होगा तुमको कि सर ने जो बोला है वो 100% सही है। कब, जब तुम रट के जाओगे तब। अगर तुम इस कॉन्सेप्ट, रटना बुरी बात नहीं है, हर इंसान रटता है, बट विथ कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप रटे भी हो तो कॉन्सेप्ट लगाकर उसको आप क्या करोगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन अब केवल और केवल तुम रट्टाफिकेशन मारे हो तो भूल जाइए आप नीट और जेई के लिए, आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप कंसेप्चुअल जा रहे हो तो आप क्या जा रहे हो, तब आपके लिए नीट और जेई के लिए जा रहे हो। और आज से आप ध्यान में रखना बेटा, आपका जो दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, वो क्या होगा, NCERT बुक। आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है वो आपका फ्रेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप नीट के लिए प्योरली जा रहे हो, अगर आप जेई मेंस में अच्छा नंबर पाना चाहते हो, तो NCERT का बुक का ईच एंड एवरी टॉपिक आपके दिमाग में, आपके क्वेश्चन में, आपके मेमोरी में बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठेगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैं आज से आपको बोल रहा हूं, पिछले बार भी बोला हूं, कई बार भी बोला हूं कि आप NCERT को बुक को परचेज कर लो या नेट से डाउनलोड कर लो, और ईच एंड एवरी चैप्टर का क्वेश्चन जो बैक साइड दिया हुआ है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। आप नीट का पेपर देखोगे तो डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चन उठा के रख दिए जाते हैं। जो चेंजेज आता है वो इसी कॉन्सेप्ट बेसिस पे होता है, जो कि आपको इस कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप उस बुक से सब कुछ गेन कर लेते तो फिर कोचिंग में आने का मतलब नहीं रहता।
बट यहां आने से आपको चीजें जो परोसी जाती है वो इजी वे में जाता है, आप उसको अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे मूव करेंगे। तो दिस इज द इफेक्ट, इसमें और भी इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, उसको भी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें बेटा, ये थर्ड पॉइंट में इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करोगे तो फोर्थ पॉइंट में, यानी इसका जो फोर्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, हम सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने लिखाया था कि सॉल्वेंट का टाइप क्या है, सॉल्वेंट का क्या है। फिर हम पढ़ेंगे फिफ्थ में, क्या पढ़ेंगे बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि लास्ट इसका टॉपिक होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हम ट्रांजिशन स्टेट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज द होल अबाउट जीओसी पार्ट 1। जीओसी पार्ट 1 में हमको इतना पढ़ना है। आपको देखने में लग रहा है कि कुछ नहीं, 5 हेडिंग है, लेकिन जब हम पढ़ाते जाएंगे तो आपका एक नोटबुक कैसे भरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। तो ये है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 का पूरा क्या है, समरी है, जो कि हमको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हम स्लोली मूव करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो आपका जो 12th का 8-10 चैप्टर जो है वो ऐसे होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि सर ने क्या क्या पढ़ा दिया। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने 11th में इतना पढ़ लिया कि 12th का हमको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पढ़ने का वही ऐसा होना चाहिए कि एक तीर से 100 निशाने, ऐसा पढ़ाई करो कि एक बार पढ़ें तो हम क्या करें, कहीं भी जाएं तो उसको लगा सकें। तो इस टॉपिक में यही आपको हम सिखाने वाले हैं, क्या कि आप इस टॉपिक से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो आपको नहीं लगेगा कि हमने नहीं पढ़ा है। आपका जो सीनियर बैच है, ठीक है, आपका जो सीनियर बैच है, शुरू में जब मैंने पढ़ाया तो उनको थोड़ा लगा कि ये क्या क्या पढ़ रहे हैं, हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है। उनको लगता था कि ये नोटबुक में तो है ही नहीं, छोटा छोटा दिया है, सर इतना लेंदी पढ़ा रहे हैं। उनको अंदर लगता था कि हम फालतू का पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब उनसे तुम बात करोगे तो कहते हैं क्या कि सर आपने जो पढ़ाया है ना, अभी तक जितने पढ़ाया है सब क्वेश्चन हमने नीट और जेई का कवर किया है। यानी इवन जो एडवांस का पेपर था इस बार का, उसका भी हमने अभी पूरा 12th का नहीं पढ़ाया है। पूरा 12th का चैप्टर नहीं खत्म हुए हैं, बट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का बच्चा कर लेगा अगर यहां तक पढ़ा है तो एक समरी वे में हमने सब कुछ दिया है, बट उसको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है चैप्टर में। तो उनको भी लगा था, आपको भी ये फीलिंग आएगा, लेकिन ऐसा फीलिंग नहीं लाना है। उनको मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, यानी कि यहाँ फर्स्ट टाइम में पढ़ाया था तो उनको लग रहा था कि सर लेंदी पढ़ा रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब ये इन्होंने जेई मेंस एडवांस का पेपर देखा तब उनकी आंखें खुली और मुझे कॉल करके बोल रहे हैं क्या कि सर आपने जो पढ़ाया था उससे तो मेरा क्वेश्चन हो जा रहा है, कि अब तक जितने पढ़ा है उससे तो 12th का भी क्वेश्चन हो जा रहा है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो हम आपसे इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि इस पर आप कंसेप्ट बनाइएगा, प्लीज इस पर आप कंसेप्ट बनाना बेटा। अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। तो फर्स्ट हेडिंग पढ़ेगा जो कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेरा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। इसको हटाएं, इसको फटाक से आप लोग छाप लो। छाप लिए बेटा, छाप लिए तो हटाते हैं इसको। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, देखो होता क्या इसमें। तो यहां पे देखोगे द क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज टू टाइप, टू टाइप, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्या है बेटा, टू टाइप में जो फर्स्ट है दैट इज द होमोलाइटिक क्लीवेज, एंड सेकेंड जो है दैट इज द हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज एंड सेकेंड जो है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब हम देखेंगे होमोलिटिक क्लीवेज होता क्या है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज, क्या पड़ेगा बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज की अगर हम बात करें, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज की अगर हम बात करें तो क्या होगा, होमो मतलब क्या होता है, सेम, आइडेंटिकल। होमो अगर बात करें यहां पे, मान लो ये ए है और ये बी है, दैट इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। समझो फिर मैं लिखूंगा इसको। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब कि अगर इस बॉन्डेड सबस्ट्रेट है, यानी कि ये बॉन्डिंग है दोनों के बीच, अगर इस बॉन्डिंग का शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब कि आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ शेयरिंग बॉन्ड, सुनो ध्यान से, आफ्टर ब्रेकिंग अगर ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे बेटा, तो जब ब्रेक करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो बॉन्ड के ब्रेकिंग के बाद एक के साथ कितने, दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस इंडिविजुअल के साथ सेम मैनर में, सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आफ्टर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एटम, यानी कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इक्वल डिवीजन ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। लाइटिक मतलब बॉन्ड का तोड़ना, लाइसिस वही क्लीवेज हमने लिखा। होमो का मतलब कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन, यही तो बॉन्ड बना है। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, तो वहां पे क्या होगा बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज, वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, होमोलिटिक क्लीवेज। और इस होमोलिटिक क्लीवेज से होगा क्या, इस ए के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा प्लस ये बी अलग हो जाएंगे और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस इंडिविजुअल एटम, तो दैट इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। और इससे जो स्पीसीज बनता है वो क्या है बेटा, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल। और ये एक इंटरमीडिएट की तरह भी काम करता है। तो होमोलिटिक क्लीवेज से जो स्पीसीज बनता है दैट इज द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वह स्पीसीज होता है जिस पर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन ना हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो दैट इज द फ्री रेडिकल, ठीक है बेटा। तो यहां पे लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि यहां पे अगर होमोलिटिक क्लीवेज की बात करोगे तो क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर थे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, किसके बीच, इन दोनों के बीच, यानी कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनके बीच इक्वल डिवीजन होगा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का, दैट इज द केस ऑफ
होमोलिटिक क्लीवेज। तो यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे बेटा? इन होमोलिटिक क्लीवेज, इन होमोलिटिक क्लीवेज equal division of bonded electron occurs between two atom, ठीक है, occurs between two atom and gives neutral species and give a neutral or uncharged species, gives a neutral or uncharged species called free radical, ठीक है, कॉल्ड फ्री रेडिकल। उसके पास क्या होता है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल हैविंग एन ऑड और फ्री इलेक्ट्रॉन, हैविंग एन ऑड और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो होमोलिटिक क्लीवेज में ये होता है। यानी कि अगर हम बात करो तो अब इसके नीचे ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, हाफ एरो से डिनोट करते हैं। ये फुल एरो हमने नहीं लिखा। हाफ एरो का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये ए पे आ गया और ये बी पे आ गया इलेक्ट्रॉन। तो इसी को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है यानी ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ये रिएक्शन इंटरमीडिएट ही है। फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट भी की तरह काम करता है। तो ये था क्या? होमोलिटिक क्लीवेज, यानी इक्वल डिवीजन ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशन फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। वो कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डालोगे क्या? कंडीशन फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। तो हेडिंग क्या होगा? कंडीशन फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। तो फर्स्ट क्या कंडीशन है? when electronegativity difference between two atom is वेरी लेस। यानी कि जब दो इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा?
टेंडेंसी ऑफ एटम टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंशिएशन यानी डिफिनीशन ये होता है कि वह स्पीसीज की टेंडेंसी जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता हो, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यदि दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है तो दोनों के पास क्या है, खींचने की ताकत नहीं है, यानी उस केस में इक्वल डिवीजन होगा। जैसे मान लो दिस इज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा 2.5, इसका 2.2 या 1 के अराउंड आता है, 0.3 का डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इस कंडीशन में यहां पे भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, कम हो दो एटम के बीच में, तो वहां पे हम होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। उससे क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जाओगे तो वहां पे देखोगे एल्केन जो होता है मोस्टली फ्री रेडिकल रिएक्शन शो करता है, वो बात की बात है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज वेरी लेस, बहुत कम हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, दूसरा कंडीशन है रिएक्शन अकर्स एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यानी ग्रेटर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रेटर देन 500, 200, 400 भी हो सकता है। यानी रिएक्शन अकर एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अगर रिएक्शन हो रहा है, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट जिसको यूवी लाइट बोलते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा क्या हो, रिएक्शन जो हो अकर्स इन गैसियस फेज, सॉल्वेंट का यूटिलाइजेशन ना हो, गैसियस फेज, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, ठीक है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, ठीक है। चौथा क्या हो, इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन अकर्स in presence of free radical catalyst, फ्री रेडिकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता हो रिएक्शन, यानी कि कैटलिस्ट, ऐसा कैटलिस्ट जो फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए हो, तो वहां पे फ्री होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल कैटलिस्ट एंड चौथा क्या हुआ, पांचवा इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन होता है दैट इज द फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन होता है। यानी कि दिस इज द कंडीशन वेयर होमोलिटिक क्लीवेज इज पॉसिबल। फर्स्ट कंडीशन हमने इसको फर्स्ट 1, 2, 3 के फॉर्म में अगर ऐसे लिखते तो वह रिएक्शन जिसके दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कम हो वहां पे है। रिएक्शन अकर्स एट हाई टेम्परेचर इवन ग्रेटर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं इससे कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। रिएक्शन परफॉर्म इन यूवी लाइट, रिएक्शन परफॉर्म इन सनलाइट, रिएक्शन परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ गैसियस मीडियम, रिएक्शन अकर्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और क्या है, रिएक्शन परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल कैटलिस्ट या रिएक्शन अकर इन इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, यानी कि कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन होगा, वहां पर भी आपको फ्री रेडिकल
का जनरेशन होगा, यानी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट होमोलिटिक क्लीवेज एंड कंडीशन ऑफ फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। इतना क्लियर हुआ? बोलोगे यस सर क्लियर हुआ। ठीक है, 1 बाय 1 आगे हम सीढ़ी चढ़ेंगे और ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते इतना ऊपर आपको लेके जाएंगे कि वहां से देखोगे तो क्या दिखेगा, सब तुमको इतने छोटे छोटे दिखेंगे, यानी कि जितनी भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे वो तुमको क्या दिखेंगे, बहुत ही छोटे छोटे और इजी दिखेंगे। बट इसके थ्रू आप बढ़ोगे तब, अपना दिमाग लगाओगे तो गड्ढा में गिरोगे। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, और प्रीवियस आपका क्लास नहीं है, आपका इंटरेक्शन नहीं है आपके सीनियर से, उनसे बात करोगे तो पता चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे उनको लेकर गए हैं, और आज उस कंडीशन में है कि अभी 12th का पूरा टॉपिक नहीं हुआ है और जेई एडवांस के क्वेश्चन करने के कंडीशन में वो है। ठीक है बेटा, एडवांस का अभी क्वेश्चन आप देखे नहीं हो, देखोगे तो ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे क्या देखेंगे, ये था होमोलिटिक क्लीवेज। अब हम देखेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता क्या है और कंडीशन ऑफ हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, अब हेडिंग डालो क्या, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। दूसरा क्या था बेटा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। यहां डालते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, दूसरा हो गया। हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंस। सिमिलर ना हो कि क्या होगा, दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस होंगी, तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, यानी कि यहां पे अगर बात करोगे तो ये A है और ये B है। ठीक है, इनके बीच अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा बेटा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज पे उस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा जो शेयरिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है किसी एक के पास चला जाएगा। दोनों जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक के पास चला जाएगा। ठीक है, अब वो किसके पास जाएगा, जो ताकतवर होगा उसमें। ये तो नेचर है, नेचर का यही रूल है, जो क्या है स्ट्रांग है उसके पास सब कुछ आ जाएगा, जो वीक है उसके पास कुछ भी नहीं होगा। सेम यहां भी फंडा वही है कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज में जो शेयरिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, किसी एक एटम पे पूरी तरह माइग्रेट कर जाते हैं। यानी इक्वल डिवीजन ना हो कि क्या हो गया, अनइक्वल डिवीजन ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, वेयर अनइक्वल डिवीजन ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम अकर्स, दैट इज नोन एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। उसको हम बोलेंगे क्या, कि वहां पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है। अनइक्वल डिवीजन, अब अनइक्वल डिवीजन यानी कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, उन्हीं के बीच तो बॉन्ड हम दिखाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, एक और ये बी अगर बॉन्डिंग है तो इसका इलेक्ट्रॉन एक, इसका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच क्या है, बॉन्डिंग है। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है, क्लीव करना है, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का बॉन्ड का क्लीव करना है, और दोनों के बीच शेयरिंग क्या है, दो इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग में दोनों के पास इस इलेक्ट्रॉन का भी अधिकार है, इस पर भी अधिकार है, इसका इस पर भी अधिकार है और इस पर भी अधिकार है। अब दोनों के बीच दोनों पे अधिकार है, यानी शेयरिंग में दो इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो क्या करेगा, एक जो दोनों इलेक्ट्रॉन है किसी एक ही एटम पे जाएगा, यानी वहां पे क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन। और इस होमोलिटिक में क्या हो रहा था बेटा, होमोलिटिक के केस में जब ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। बट इन केस ऑफ हेट्रोलिटिक क्लीवेज, the bonded or sharing electron of the bond is unequally divided between two atom, तो that is known as heterolytic cleavage। और इस heterolytic cleavage में होगा क्या, कि जब unequal division होगा तो देखो क्या हो सकता है बेटा, और ये कैसे होगा, तो देखो क्या होगा। तो यहां पे अगर बात करोगे, मान लो ये A और B है, ठीक है,
हम बोल रहे हैं कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। अनइक्वल डिवीजन होने का मतलब क्या हुआ कि एक जो इलेक्ट्रॉन है या तो इधर शिफ्ट करे, तो इधर कब शिफ्ट करेगा, अगर इधर शिफ्ट करे तो इस पर क्या आ जाएगा बेटा, ए पे प्लस चार्ज और बी पे माइनस चार्ज। ए और प्लस बी दोनों अलग अलग हो गए, ए पे गया प्लस चार्ज, जो एरो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है बेटा, ये एरो जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, ए पे प्लस चार्ज बी पे माइनस चार्ज। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, कब होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, दिस इज द कंडीशन, तब इस कंडीशन पे ये वाला जो ट्रांसफर हो रहा है होगा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर यही है तो ये क्या है, ए है और ये बी है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बेटा, ये इधर पूरा ट्रांसफर कर दे इलेक्ट्रॉन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ए पे माइनस चार्ज और बी पे प्लस चार्ज। ये कब होगा, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पाउलिंग स्केल है जिस पर हर एटम का लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बार बार बताया हूं कि फ्लोरीन का 4 होता है, पूरे ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप थोड़ा फिर से मैं लिख दूं, ये फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था आपको, फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, इसका 3 होता है, 2.5 होता है, 2.1 होता है। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सब आएंगे, और यही सब आएंगे तो आपको उलूल जुलूल चीज़ें याद रहेगी, ये याद नहीं रहेगी तो दिक्कत होगा। तो ये पाउलिंग स्केल है, इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पाउलिंग साइंटिस्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि टेंडेंसी ऑफ एटम टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये कंडीशन कब जनरेट होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो इस तरह से खींचेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर माइग्रेशन, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करे तो कोई जरूरी नहीं कि इसी पे जाए, इस पर भी आ सकता है। तो ये कब कंडीशन जनरेट होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब जो प्लस और माइनस चार्ज बना हुआ है बेटा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, इसको बोलेंगे निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। बट साइंटिफिक टर्म में इसको एक नया नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। और इसी को बोलते हैं कार्बेनियम आयन, कार्बेनियम आयन। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इज नोन एज कार्बोकेटाइन और कार्बेनियम आयन, एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज नोन एज कार्बेनाइन। तो इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये कार्बेनियम आयन है, दिस इज अ कार्बन आयन है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को कार्बोकेटाइन बोलोगे या कार्बेनियम आयन बोलोगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को कार्बन आयन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया तो इसको हम लिख देते हैं। इन हेटेरोलिटिक क्लीवेज, अभी तुम छापना नहीं, डिफिनीशन लिखो, उसके नीचे इसको छापोगे। ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे, इन हेटेरोलिटिक क्लीवेज अनइक्वल डिवीजन ऑफ, यहां लिखोगे इन हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज unequal division of sharing electron, unequal division of bonded electron, bonded electron occurs between two atom
occurs between two atom ठीक है. In this type of cleavage bonded electron goes to any of the atom. In this type of cleavage bonded electron goes to any type of any one of the atom, any one of the atom depending upon atom which are more electronegative and give as a charge intermediate and gives as a charged intermediate, gives as a charge intermediate. ठीक है, चार्ज इंटरमीडिएट the positively charged is called carbocation or carbanium ion, whereas negatively charged species is called कार्बन आयन, तो यहाँ पे ये कार्बन आयन है, ये कार्बोकेटाइन है. उसी चीज़ को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है. आप इसको छापना, फिर उसके बाद इसको उतारोगे. पहले इस डिफिनीशन को हेट्रोलिटिक क्लीवेज इसको लिखना, देन उसके बाद इन दोनों को तुम बना सकते हो. ठीक है बेटा. अब देखेंगे क्या कंडीशन फॉर हेट्रोलिटिक क्लीवेज. ठीक है, कंडीशन फॉर हेट्रोलिटिक क्लीवेज, इसको आप फटाक से छाप लो. तो कंडीशन फॉर हेट्रोलिटिक क्लीवेज. ठीक है, कंडीशन फॉर हेट्रोलिटिक क्लीवेज. तो सबसे पहले क्या है, रिएक्शन अकर्स इन पोलर सॉल्वेंट में हो. दूसरा क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो. तीसरा क्या हो, रिएक्शन अगर पोलर सॉल्वेंट नॉर्मल टेम्परेचर हो. ठीक है, नॉर्मल लाइट हो, कोई यूवी लाइट ना हो, ऑब्सेंस ऑफ
फ्री रेडिकल कैटलिस्ट, ऑब्सेंस ऑफ फ्री रेडिकल कैटलिस्ट हो और बॉन्डेड एटम should have more electronegativity difference, electronegativity difference। ठीक है बेटा, तो ये है क्या रिएक्शन, पोलर सॉल्वेंट हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर हो, यानी नॉर्मल टेम्परेचर क्या हो, रूम टेम्परेचर हो, हीटिंग ना दिया हो, नॉर्मल लाइट हो, यूवी लाइट सनलाइट की प्रेजेंस ऑब्सेंस हो, ऑब्सेंस ऑफ फ्री रेडिकल कैटलिस्ट ना हो, बॉन्डेड एटम शुड हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, और नेचर ऑफ रीजेंट, यानी कि नेचर ऑफ रीजेंट क्या उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, क्या एलिमेंट्री अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा यहाँ तक क्लीवेज का पढ़ा, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक, क्लीवेज कंप्लीट किया, कंडीशन क्या है, ठीक है, होमोलिटिक का और हेट्रोलिटिक का। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ रीजेंट। ठीक है बेटा, तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से स्टेप वाइज स्टेप मेरे साथ चलिए, ठीक है, डेली नोट्स बनाइए, उसको ऐसे नहीं छोड़िए, ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप नोट्स बनाते चलिए और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से मगअप किया तो नो डाउट आपका 70% 80% जो प्रॉब्लम होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।